थोड़ा जो डिफरेंट है वो होना चाहिए। अच्छा, इमरान खान ने कहा कि बिलावल और मरियम हराम की कमाई के पले बड़े हैं। आप तो इमरान खान को जानती हैं, इमरान खान की कमाई क्या सारी हलाल की है जो दूसरों को हलाल हराम की कमाई कहते हैं? पहली बात तो ये है जी कि मैंने तो उनको कमाता हुआ देखा नहीं, मैंने तो कमाई देखी नहीं। मुझे तो कभी उन्होंने अपनी जो जब मैं उनकी अहलिया थी तो उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मुझको जेब खर्च दे सकते। मैं उनको जेब मतलब मैं तो उनका घर चला रही थी अपने पैसों से, किचन चला रही थी, क्योंकि जब मैं वहां पे गई तो किचन इतने लोग चला रहे थे और ऊट पटांग चीजें आ रही थी और बहुत कुछ आ रहा था। तो मैंने वो वहां पे वहां पे मैंने नाका लगा दिया। मैं खुद जाके शॉपिंग करती थी और मुझे पता था, मुझे यही बताया गया था कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास कोई इनकम नहीं। तो मैं उनके ऊपर मैं जैसे अपने बच्चों के ऊपर खर्चा कर रही थी वैसे उनके ऊपर खर्चा कर रही थी। उनके पास कोई अपनी इनकम कोई नहीं थी। हाँ, ये और बात है कि ब्रीफ केसों में कैश आ रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि वो कह रहे हैं एक ऐसी फैमिली के बारे में कह रहे हैं, एक वडेरा खानदान, दूसरा 1930 से इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। यानी कि मैंने नुसरत जावेद साहब का एक पुराना आर्टिकल पढ़ा स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में, और वो कोई हिस्ट्री पीस था और उसमें ये लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ की जवानी के बारे में लिखा हुआ था, मतलब प्री पॉलिटिक्स, कि उनके क्या शौक थे, क्या गाड़ियां रखते थे, ये वो उनके फोटोज बताए हुए थे। और वो लिखते हैं नुसरत जावेद साहब। अब नुसरत जावेद साहब का मैं इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो अंदरून लाहौर को बहुत अच्छी तरह से जानते जी हैं। वो जी। वो भी एक मतलब एक खानदानी उनका भी एक वेल नोन खानदान है। तो वो बड़े मजेदार उन्होंने बताया हुआ है कि इस गली में ये वो, और वो कहते हैं कि 1930 में जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली पहचानी जाती थी वो शरीफों की फैमिली थी। और फिर जब पार्टीशन हुआ तो ये बड़ी इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिलीज में से गिने जाते थे। ये उनका पीस है, आप गूगल कर लीजिए, don.com पे भी पढ़ा है। बहुत अच्छा, बड़ा लंबा है और बड़ी अच्छी पिक्चर्स भी है नवाज शरीफ की। मुझे भी नहीं पता था, आप सच पूछे तो मुझे भी नहीं पता था। तो वो नवाज शरीफ की पिक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में आने से पहले की। अब अगर उनकी बेटी जूता पहने तो वो तो बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे जूते पहन सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी अफोर्ड कर लेते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि वो वडेरा खानदान से ताल्लुक रखने वाला जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा और ये मरियम नवाज शरीफ की बेटी, इनके पास मैंने नहीं देखा कि किसी जलसे में हेलीकॉप्टर में आए। और मुझे नहीं याद कि इमरान अहमद खान न्याजी मियाँ वाली हैं तो हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में तो हेलीकॉप्टर, यानी बुश की तरह वो हेलीकॉप्टर में एक हॉलीवुड की फिल्म की तरह वो पहुंचते थे। आज मसला जो डिस्कस हो रहा है पीपीपी में वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान अगर गए बिलावल भुट्टो तो वो पहुंचना चाह रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी तरीका हो जाए कि कहीं से कोई हेलीकॉप्टर, कोई जहाज। तो अच्छी हराम की कमाई है इनके पास, कोई इंतजाम नहीं कि कोई कोई एक जलसा तो मरियम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में आ जाए या जहाज पे आ जाए। सो मुझे ये वो अंग्रेजी की मिसाल है कि पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। सो हराम की कमाई किसको कहते हैं? हराम की कमाई उसको कहते हैं कि जो माल आपने अपने हक की पसीने से मजदूरी से ना कमाया हो और कहीं और से आया हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे घर का रेंट कोई पे कर रहा हो या मैं किसी का दिया हुआ जेवर पहन रही हूँ, देखिए हम जिस जिंदगी में रहते हैं तो हमें पता है ना कि जी आज मैंने किसी से परफ्यूम एक्सेप्ट किया, आज मैंने किसी से, मुझे कोई जेवर दे रहा है, क्यों दे रहा है? कोई बहन बना के तो नहीं दे रहा होगा ना, तो इंसान सोचता है। तो आप मुझे बताएं कि जो आपको कैश भेज रहे थे और जिस बात पे आपकी बीवी आपको एतराज कर रही थी कि इससे पैसे मत लो, एक तो ये बंदा, मुझे इसका कोई दीन ईमान नहीं लगता, लेकिन कल को अगर तुम वजीर आजम बने तो जो तुमको 5 करोड़ दे रहा है, जो तुमको 10 करोड़ दे रहा है, 15 करोड़ दे रहा है, वो तुमसे डबल करेगा। आज जो तुम्हारा पेट्रोल भर रहा है कल वो टैक्स पेयर का खून पिएगा, और वो आपने देखा वो हुआ। तो ये हमको, जब ये हराम की पैसों की बात करते हैं ना, तो इनको, मेरा ख्याल है कि इनको ये अव्वल तो बोलने की कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, दूसरा ये कि ये शायद डेफिनेशन नहीं समझते। कमाई की बिल्कुल ठीक कह मुफ्त रहे का हैं, अगर बिल्कुल आप ठीक है। खा रहे हैं तो ये क्या हलाल का खा रहे हैं? अब आप उनके देखिए जेल। कि मैं जब उनकी अहलिया थी एंड आई वाज अ वर्किंग जर्नलिस्ट, जी तनख्वाहदार,
और मैंने एज अ सिंगल पेरेंट, यानी एक अर्नर, 3 बच्चे यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, मैंने पाकिस्तान में भी टैक्स दिया है, और मैं अगर कहीं भी कमाती हूँ तो वहां से मैं टैक्स कटता है। और मुझे इतना अफसोस होता है कि हमारी अभी तक पाकिस्तान में ऐसे लॉज नहीं हैं कि वो लोग जिनके एसेट्स हैं, एग्रीकल्चरल सारा लैंड आप बताते हैं, और एक बंदा जो 300 कनाल के सिर्फ घर में रहता है, उसका टैक्स आप कंपेयर करें और एक जर्नलिस्ट के टैक्स से आप कंपेयर करें, तो हम उनसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं पाकिस्तान में भी। ये कहाँ की इंसानियत है? तो या तो हो ना कि आपके पास कोई मॉरल अथॉरिटी हो। मतलब आप शाहिद खाकान अब्बासी पे उंगलियां उठा रहे हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन पे उंगलियां उठा रहे हैं, एक ऐसे शख्स पे उंगलियां उठा रहे हैं जो इतना पढ़ा लिखा टेक्नोक्रेट स्पेशलिस्ट, उसकी मतलब अगर वो ना भी होते पीएमएलएन का हिस्सा, तो कोई भी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट उनको हाथों हाथ उठाती। वो काम का बंदा है, प्रोफेशनल आदमी। आप लोग उनको तो ड्रैग कर रहे हैं, तो कोई इनसे नहीं पूछता, एक्सप्लेन करें। इनके असासा जात का कोई नहीं पूछता। तो ये मेरा ख्याल है कि इंतहाई घटिया बात थी, करनी नहीं चाहिए थी। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, और ये पीटीआई की रिवायत बन गई है, कि पहले किसी को जो मुंह में आया कह दिया, किसी को MI6 एजेंट कह दिया, किसी को जी। कह दिया इससे 17 करोड़ लिए हुए हैं, किसी को कह दिया जनाब ये पैसे लिए हुए हैं, विदाउट एनी एविडेंस। ये टीवी पे बैठ के कहते रहे हैं। मैंने आज तक शौकत खानम लाहौर अंदर से देखा ही नहीं। मैं उनकी अहलिया रही हूं, मैंने नहीं देखा। और ये लोग ये टीवी पे बैठ के ये बातें करते रहे हैं, इनके माउथ पीसेस ये बातें करते रहे हैं कि जनाब शौकत खानम के फंड्स। ना मेरा ताल्लुक, ना मैं किसी बोर्ड मीटिंग में, ना मुझे पता है, ना मुझे कोई दिलचस्पी। और इनका इतना ये खुदा का खौफ नहीं है कि इन्होंने ऐसी बातें टीवी पे जाके की हैं। और भी बहुत बातें की हैं जो कि इतनी नाजेबा है कि मैं आपके प्रोग्राम पे दोहरा नहीं सकती, लेकिन बगैर एविडेंस के ये बात करते हैं। ठीक है, आपके पास एविडेंस है किसी की करप्शन की, ले आए ना। तो 6 साल से हम पैनामा 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 सुन रहे हैं, मुझे तो एविडेंस समझ नहीं आती। भाई कन्विक्ट करें। अगर ऐसा ही बिल्कुल। था तो आपने एक इकामा की तनख्वाह के ऊपर क्यों डी नोटिफाई किया? एसेट पे किया कि जी ये एसेट बनता है, टेक्निकलिटी है, लीगल लूप होल है। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रही, ठीक है, टेक्निकलिटी है। फिर आप मुझे बताएं कि आपने अपने सारे बच्चे क्यों डिक्लेयर नहीं किए हुए? क्या बच्चा एसेट नहीं होता? आप मुझे बताएं कि कल अगर मैं इलेक्शंस में आऊं, जब तमाम लोगों को अपनी बीवियां डिक्लेयर करनी पड़ती हैं, और ये लोग अजीब किस्म की बातें करते हैं, प्रोपेगेंडा पे यूट्यूब देखे भरा हुआ है कि इसकी 6 बीवियां, इसकी 8 बीवियां, तो भाई उनको कोर्ट लेके जाइए ना, उनको 62-63 में अंदर करें अगर आपके पास एविडेंस है। अगर उनकी बीवियां ज्यादा हैं जितनी उन्होंने डिक्लेयर की हुई हैं, और उन्होंने बच्चे अपने नहीं डिक्लेयर किए हुए, तो उनको आप 62-63 पे डिस्क्वालीफाई करें, लेके जाएं। लेकिन आप फिर अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करें, आप भी बताएं, बीवियां भी बताएं, बच्चे भी बताएं, और उन सबके असासे भी बताएं। अगर बख्तावर भुट्टो के एसेट्स रिसर्च हो सकते हैं और मरियम नवाज शरीफ के एसेट्स रिसर्च हो सकते हैं, तो टिरियन वाइट क्यों डिक्लेयर्ड नहीं है एज एन एसेट? हम ये नहीं कहते, हम ये नहीं कहते कि कौन है क्या है, लेकिन उनकी साबिक अहलिया, जब उनकी अहलिया थी तब से उन्होंने अडॉप्ट तो किया हुआ है ना। तो अडॉप्टेड बच्चा भी अगर हो तो क्या वह एसेट नहीं है? मैं आज अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करूंगी और मैं अपने बिल्कुल। मेंबरशिप फॉर्म्स भरूंगी, तो क्या मैं उस बच्चे का नाम ही लिखूंगी? बिल्कुल लिखूंगी ना लिखेंगे। कि बाय द वे ये मैंने अडॉप्ट कर लिया, या ये मेरा स्टेप चाइल्ड है, और ये अमेरिका में होता है या ये स्वीडन में होता है। मुझसे आप तवक्को करेंगे, लेकिन अपने आप ड्यूल नेशनैलिटी भी छुपाएंगे। उधर अगर शायद खाकान अब्बासी की बहन होंगी, उनके आप इस बात पे खारिज कर देंगे, इस बात पे आप इशू क्रिएट कर देंगे, अपनी तरफ से आपको सारे रूल्स भूल जाते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव जस्टिस है, सिलेक्टर्स को भी, सिलेक्टेड को भी, और ये सिलेक्टिव जस्टिस को भी, ये सब कुछ, ये सारा ड्रामा खत्म होना पड़ेगा। बिल्कुल खत्म होना पड़ेगा, और हलाल की कमाई जो है वो अपनी भी देखनी पड़ेगी, जैसे आपने अभी कहा। अच्छा, गुजरांवाला जलसे के बाद इमरान खान ने सरेआम अपोजिशन को धमकी दी, मियां नवाज शरीफ को धमकी लगाई कि वापस आओ, मैं तुम्हें देखता हूं। इससे तो जाती दुश्मनी की बू आ रही है। अब भी कहा जा सकता है कि गैर जानबदार एहतसाब हो रहा है। देखिए वो आपने देखा ना कि नैब के ऊपर अटक गए। हाँ, जिसके दिल में हमारी है, शोर होता है, हमारे साथ है। हमारे आजाद है,
हमें पता कितनी आजाद है, लेकिन मकसद ये है जनाब कि जिसके दिल में चोर होता है ना, वो फिर खौफ में ही रहता है। जिसने चोरी की होती है उसको खौफ होता है कि कब पकड़ा जाऊं। जिसको नहीं होता वो कहते हैं ठीक है भाई, क्या आपने देखना है, मुझे खौफ नहीं है, मैं घर में पर्दे भी नहीं लगाती, ये देख लो, कुछ छुपाने की बात ही नहीं है। लेकिन जब आपको खौफ, तो ये नवाज शरीफ साहब का ऐसा खौफ है कि वो दूर प्रदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन जो खौफ है वो साई की तरह पीछा कर रहा है। और ये वो खौफ है, ओ भाई वो वापस आएंगे तो आप देखेंगे ना, आप ही ने भेजा है, आप ही के डॉक्टर्स ने भेजा है, आप ही की हुकूमत थी, रोक लेते, रोक सकते थे तो रोक लेते, रोक लेकिन सकते तो रोक ना लेते।